गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना सीखा था। उसके साथ साथ हमने एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देना और भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना सीखा था। आज के वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास कुछ समीकरण दिए हुए हैं। हमें ये पता लगाना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, ये क्लियर करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिस प्रकार द्विघात बहुपद के बारे में हमने बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते थे। उसका मानक रूप भी बताया था मैंने। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप या व्यापक रूप होता था वो होता था ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c कोई वास्तविक संख्याएं होती थी। a, b, c वास्तविक संख्याएं होती थी और a, b तथा c ये वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c वास्तविक संख्या हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होता था, अर्थात a का मान 0 होता था। ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 2 हो, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते थे। अब बात आती है द्विघात बहुपद के बाद हम बात करते हैं यहाँ द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ है वो ध्यान रखने की है कि ऐसा समीकरण जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 2 होती है, वहाँ था ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 2 होती है। यह है ऐसा समीकरण जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है या मानक रूप होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखें। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ और दोनों चीज़ों की तुलना करके देखी जाए, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax प्लस b प्लस c होता था, इसमें इक्वल टू 0 नहीं है। जबकि द्विघात समीकरण में, बहुपद में और समीकरण में यही अंतर होता है। द्विघात बहुपद में c इक्वल टू 0 नहीं होता है, जबकि इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a, b और c कोई वास्तविक संख्या हैं किंतु a इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ एक ध्यान रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, a का मान कोई 0 नहीं होगा। जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब हमने देखा कि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः ये एक द्विघात बहुपद हुआ। तो द्विघात बहुपद क्या होता? द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण हुआ। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चरराशि की मैक्सिमम पावर बड़ी से बड़ी घात 2 होती है, उसे हम द्विघात
समीकरण कहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। इनको जब हल करने पर यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में आता है तो वह एक द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसमें वो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण का पता कैसे लगाते हैं। इसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा पहला x ब्रैकेट के अंदर x + a + 8 बराबर x + 2 x - 2। हमें ये पता लगाना है कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करते हैं हम। हल कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है ब्रैकेट से पहले x है और ब्रैकेट के अंदर है x + 1। तो यहाँ x का गुणा x से करेंगे, फिर x का गुणा 1 से करेंगे। तो हम देखते हैं x का जब मल्टीप्लाई हम x से करते हैं तो x × x करते हैं तो ये हो जाता है x²। x का गुणा जब 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा x + 8 बराबर, इधर की तरफ हम देखते हैं यहाँ भी हम ऐसे गुणा कर सकते हैं, x का गुणा x से कर सकते हैं, फिर x का गुणा 2 से कर सकते हैं, उसके बाद 2 का गुणा x से कर सकते हैं, 2 का गुणा 2 से कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसको ऐसे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा सर्वसम का सेट हो रहा है a + b a - b। तो a + b और a - b करेंगे तो ये हो जाएगा a + b a - b से करेंगे तो ये हो जाएगा a² का मतलब हो जाएगा x² - b² का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम जब आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा x² + x + 8 बराबर, इधर देखते हैं x² - 4। अब हम देखते हैं इसमें पक्षांतरण करके देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आगे पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे, x² + x, इधर से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा -x², इधर हमारा प्लस का 8 है ही है, इधर से आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का 4 और बराबर बच जाएगा 0। हम देखते हैं x² प्लस का है और x² माइनस का है, x² से x² कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x + 8 + 4 करेंगे तो 12 बराबर 0। तो इस तरह से जब इसको हमने हल किया तो हमारा निकल के आया x + 12 बराबर 0। अब हमें ये देखना है कि ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि द्विघात समीकरण कौन सा समीकरण होता है जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 1 होती है, सॉरी 2 होती है। अब हम यहाँ देखते हैं चरराशि x की अधिकतम घात 1 है, अर्थात यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो एक लाइन लिखेंगे, चूंकि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 नहीं है, ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसके रूप में नहीं है। ax² + bx² + c बराबर 0 के रूप में नहीं है। और जब ये ax² + bx + c के c बराबर 0 के रूप में नहीं है तो इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा x + 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 - 4। इसका जब हमें पता लगाना है कि ये समीकरण भी एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हल करते हैं।
इसको भी हल करते हैं तो हमारे हल में हो जाएगा इधर x प्लस 2 की घात 3 है बराबर x की घात 3 माइनस 4 है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक सर्वसमता लगानी पड़ेगी कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो एक सर्वसमता होती है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। हमने 9th क्लास में सर्वसमता को खूब पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब। जब इस सर्वसमता को खोलते हैं तो इस सर्वसमता कैसे खुलती है भैया, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी क्यूब। तो इस सर्वसमता से इस समीकरण को खोल के देखते हैं तो कैसे खुलेगा, देखते हैं भैया। ए क्यूब, a का मतलब हो जाएगा x, तो x का क्यूब प्लस 3, a का मतलब हो जाएगा x, b का मतलब हो जाएगा 2, ब्रैकेट में a का मतलब हो जाएगा x प्लस b का मतलब 2 प्लस b क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब। तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 रहेगा। 3 गुणा 2 करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ हो गया x, ये आ गया x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। तो हम आगे देखते हैं और बराबर में है हमारा x की घात 3 माइनस 4, x की घात 3 माइनस 4। तो हम देखते हैं आगे भैया, x की घात 3 प्लस 6 का गुणा x से करेंगे तो 6 दूना 6 कम 6x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा प्लस का 8 बराबर हो जाएगा x की घात 3 माइनस 4। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, x की पावर 3 हो जाएगी प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा, उधर की तरफ से पक्षांतर प्लस का 8 हो जाएगा, इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं x की घात 3 और x की घात 3 ये आपस में दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक ऋणात्मक है और दूसरा है धनात्मक। आगे देखते हैं तो हमारे पास बचेगा भैया 6x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर देखते हैं 12x बच जाएगा और प्लस के 8 और प्लस के 4 तो प्लस के 12 बच जाएंगे बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो ये हमारा समीकरण निकल के आया, ये समीकरण में x की अधिकतम घात 2 आती है। तो x की जब अधिकतम घात 2 आ रही है तो इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण हुआ। तो यहाँ यही लिखेंगे क्योंकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यहाँ देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मतलब यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण हो गया। तो हमें किसी समीकरण को जब द्विघात समीकरण पता लगाना होता है तो उसके लिए हमें एक तरीका ये अपनाना पड़ता है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आता है तो वो द्विघात समीकरण है, और यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं आता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब नेक्स्ट इसी प्रश्नावली में जो एक्सरसाइज है आपकी 3.3, उस 3.3 एक्सरसाइज के अंदर अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो क्या है वो देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आएगा 3.3 एक्सरसाइज का वो आएगा द्विघात समीकरण को हल करना। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद दिला दें कि किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके 10th क्लास RBSc मैथमेटिक्स में 3 तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। तो आपके सिलेबस में 10th क्लास RBSc मैथमेटिक्स के सिलेबस में द्विघात समीकरण को 3 प्रकार से हल किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? नंबर 1 प्रकार है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य नहीं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से
द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। दूसरा जो हमारा पास दिया हुआ है वो सेकंड नंबर है आपका पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से हल है। और तीसरा जो दिया है हमारे पास थर्ड वो है श्रीधराचार्य विधि, या इसका दूसरा नाम भी है द्विघाती सूत्र विधि से। तो आपको द्विघात समीकरण को हल करने की ये 3 विधियाँ आपके सिलेबस में दी गई हैं, जिसमें से पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि से हल करना। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना सीखेंगे। और उसके बाद तीसरा है द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से हल करना सीखेंगे। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज जब 3.3 पढ़ते हैं तो उसमें केवल एक ही चीज़ पढ़ी जाएगी कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। बाकी ये चीज़ है पूर्ण वर्ग विधि से हल। इसको हम एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ेंगे। और ये भी सही हमारी ये भी आपकी एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ी जाएगी। जब हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे तो श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 की। तो प्रश्नावली 3.3 में सिर्फ एक ही आता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे वो हम इस विधि के अंदर आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं। हम सिखाने जा रहे हैं आपको गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम देखते हैं कि जो हमारा दिया गया समीकरण है वो है 2x² - 5x + 3 = 0। इस समीकरण को अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करना है, कैसे इसको लाना है वो आपको यहाँ सीखना है। तो यहाँ हमने आपको बताया था 2x² हमारा समीकरण ax² bx + c = 0 के रूप में है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2 और लास्ट के अंदर लिखा हुआ है कितना 3, हमें इस a का अर्थात ax² ये a हो गया और ये हो गया c। तो हमें a का गुणा c से करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। a का गुणा c से करना है अर्थात 2 का गुणा 3 से करना है। तो 2 × 3 करते हैं तो आता है 6। अब हमें 6 के ऐसे कोई 2 गुणनखंड करने हैं जिनका × करने पर यानी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 होना चाहिए और इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पर या घटाने पर हमारा b आना चाहिए। b का मतलब है बीच वाला अंक आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। हम इनके गुणनखंड कर देते हैं 3 × 2। तो 3 × 2 करते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 और 2 दोनों को जब प्लस कर देंगे तो बीच का अंक आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने सब इसके किए। तो 2x² - 5x + 3 = 0 के जब हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड हो गए 3 और 2, क्योंकि 3 × 2 करने पर हो जाता है 6 और 3 और 2 दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था हमारा 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम ये देखते हैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है 2x² - यहाँ 5x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 3 + 2, यहाँ लिखेंगे x + 3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में
2x² माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो उसके अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन निकलता है वो निकलता है ओनली x। तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस, यहाँ बच जाएगा 3। हम यहाँ देखते हैं माइनस, यहाँ से जब कॉमन निकालते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। आपको देखा यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें कॉमन लेना है 1। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया 1, तो यहाँ बच जाएगा भैया 2x माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और एक में आ जाएगा हमारा x माइनस 1 बराबर 0। तो हम देखते हैं एक तो आ गया 2x माइनस 3, एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0। हमें निकालना है द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए हमें क्या करना है, या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करना है या फिर x माइनस 1 बराबर 0 करना है। तो यहाँ देखते हैं 2x बराबर 3 हो गया और जब x बराबर करते हैं तो 3/2 हो गया और यहाँ हम देखते हैं x बराबर 1 हो गया। इस तरह से x के यहाँ दो मान निकल गया जाते हैं, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। तो इस तरह से x के दो मान निकल गए 3/2 और x। तो इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से जब हमने इसको हल किया तो इसके हल निकल के आए x बराबर 1 और x बराबर 3/2। समझ में आया होगा अच्छी तरह से। यदि समझ में नहीं आया है तो फिर बताएं, दोबारा से इसको बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो यह है आपकी गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि से किसी समीकरण को हल किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगले स्टेप में भैया हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर गुणनखंड विधि हमारी समझ में आई लेकिन ज़्यादा बढ़िया तरह से नहीं आई। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की हमने एक एग्जाम्पल लिया था और वो समझ में नहीं आया आपके में, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। तो इसके लिए आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझने का कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, कोई अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया 4/x माइनस 3 बराबर 4/x माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो हम एक और एग्जाम्पल से बता रहे हैं जिसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से इस समीकरण को कैसे हल करेंगे आगे देखते हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। वो समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अभी हमारा समीकरण जिस रूप में दिया गया है उसमें यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो पहले हमें इस समीकरण को द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है और द्विघात समीकरण में ये कैसे परिवर्तित होगा इसके लिए आपको क्या करना है। तो देखते हैं, इसका हम लेते हैं लैसे। जब इसका हम लैसे लेते हैं तो हमारे पास लैसे में क्या आ जाता है x। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस यहाँ हो जाएगा ये 3x
और इधर ये संख्या अपनी जगह पर ऐसे ही आ जाएगी 5/2x + 3। तो हम देखते हैं भैया नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है। अभी हमारा समीकरण ax² द्विघात समीकरण वो होगा जो ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा। और अभी समीकरण हमारा ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, अब हम इसका करेंगे वज्र गुणा करने पर। तो जब हम इसका वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा कैसे होता है, वज्र गुणा को हम क्या कहते हैं, तिरछा गुणा भी कहते हैं। तिरछा गुणा, वज्र गुणा करने पर यानी कि तिरछा गुणा करने पर। तिरछा गुणा कैसे होता है, तिरछा गुणा करने के लिए हमें आपको इस तरह से तिरछा गुणा होता है, इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है। तो जब हम गुणा करते हैं तो देखिए भैया कैसे गुणा होता है। आपको पता है x का इंटू जब 5 से करेंगे तो x का इंटू जब 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x = यहाँ क्या होगा, इसका इंटू इससे हो जाएगा किसका, 4 - 3x, इसका इंटू हो जाएगा 2x + 3 से। तो हम देखते हैं यहाँ पे भैया, यहाँ हो जाएगा ये 5x बराबर, यहाँ इंटू करते हैं 4 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 दूना हो जाएगा ये 8x। 4 का गुणा जब इस संख्या से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12, इसका गुणा इससे करेंगे तो -3 × 2 करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा x²। और इसका गुणा जब इससे करेंगे तो -3 × 3 करेंगे तो ये 9x हो जाएगा। अगेन बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया फिर कोई बात नहीं, दोबारा से फिर समझ, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। तो हम देखते हैं शुरुआत से, अगेन देखते हैं हम। तो 4/x - 3 बराबर 5/2x + 3। तो हमने जब इसका लैसे लिया, जिसके संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके लिए 1 मान लेते हैं, 1 का और x का लैसे लिया, 1 आया, x आया, या x का x से कट गया, यहाँ 4 माइनस यहाँ आ गया 3x बराबर 5/2x + 3। अब हम यहाँ जब वज्र गुणा करते हैं तो 5 का इंटू x से किया, 5 × x किया तो आ गया 5x, और यहाँ 4 - 3x का गुणा 2x + 3 से किया तो यहाँ 5x आ गया बराबर, यहाँ 4 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 x आ गया, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 3 = 12 आ गया, 3 दूना 6 x² आ गया, -3 × 3 3 × 9x आ गया। अब इसे हमारा समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं आया है। तो पहले तो हमें इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लाना है, और जब ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करते हैं तो कैसे करेंगे, पक्षांतरण करेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या, आपको पता है बाएं पक्ष में 5x है जबकि दाएं पक्ष में 8x + 12 -6x² - 9x है। तो हम जब इस समीकरण में जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे भैया पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कैसे करेंगे, बाएं अक्ष से 6x² को जब इधर लाएंगे, बड़ी घात वाले को पहले लाते हैं, जब 6x² वाले को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x²। अब इधर से 9 को लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 9x, उसके बाद 8 को इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा माइनस का, उसके बाद 5 इधर से पहले से है ही है, 5x पहले से इधर है ही है, 12 को भी इधर लाएंगे वो भी हो जाएगा -0। यानी सारे पक्षों को 1 2 3 4 चारों पदों को जब इधर लाए तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो गए। 6x² को इधर से इधर लाए तो ये माइनस का प्लस हो गया, 9x को इधर के पक्ष से इधर के पक्ष में लाए तो ये प्लस का हो गया, 8x को इधर लाए माइनस का हो गया, 5x पहले से ही इधर के पक्ष में था, और 12 को जब इधर लाए तो ये भी माइनस का हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 6x² क्या निकल गया,
नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास 6x² और यहाँ देखते हैं 9x प्लस का है और 5x प्लस का है। 9x और 5x दोनों प्लस के हैं तो 9 और 5 हो गए 14x। 14 में से 8x कम कर दिए तो 14 में से 8 गए तो ये बच गए प्लस के 6x। दोबारा से देखते हैं 6x², 9 और 5 हो गए 14 और 14 में से 8 गए तो 6x बच गया। उसके बाद बच गया हमारे पास माइनस का 12 और बराबर में आ गया 0। तो इस तरह से हमारा एक ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। तो इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण हो गया। अब ये द्विघात समीकरण जब बनके तैयार हो गया तो अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सोच लेनी है आपको। यदि समीकरण को कॉमन लेके छोटा किया जा सकता है तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे 6x² प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। इसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन निकल के आ रहा है। अब हम देखते हैं कॉमन निकल के क्या आ रहा है। हम देखें 6x² प्लस 6x माइनस 12 में से 6 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे। तो इसको लिख देंगे या 6 हमने कॉमन ले दिया तो यहाँ बच गया x² प्लस यहाँ बच गया x माइनस यहाँ बच गया 2 और बराबर में आ गया 0। अब आपको पता है 6 जहाँ इंटू के रूप में है तो पक्षांतरण होके जाएगा तो इधर 6 आएगा बटे में और बटे में 6 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये रह जाएगा x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 और 6 आ जाएगा इसके बटे में। और जब नेक्स्ट हो जाएगा ये x² प्लस x माइनस 2 बराबर 6 का भाग 0 में देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण था और ये भी एक द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण हो गया तो इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। और गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं, इसके लिए ये ax² प्लस bx प्लस c। तो मैंने बताया a का गुणा हम c से करते हैं। यहाँ x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम x² का गुणांक ऐसी कंडीशन में x² का गुणांक मानते हैं 1। तो यहाँ 1 हो गया x² गुणांक। अचर पद c 2 है तो जब हम 1 इंटू 2 करते हैं तो हमारा हो जाता है 2। अब हमें 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर आना चाहिए 2 और घटाने या जोड़ने पर ये बीच वाला अंक आना चाहिए। अब बीच में यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ माना जाएगा 1। तो गुणा करते हैं तो हम देखते हैं इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 1। जब 2 गुणा 1 करते हैं तो 2 हो जाता है और जब 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं भी आगे x² प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 माइनस 1 भार x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 2 से करते हैं 2x माइनस x का गुणा 1 से करते हैं तो x माइनस 2 बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों स्टेप से हम कॉमन निकाल के देखते हैं। हम देखते हैं दोनों स्टेप में क्या चीज़ कॉमन आती है। तो यहाँ देखते हैं हम x कॉमन आया तो यहाँ बच गया x प्लस 2। यहाँ से जब कोई कॉमन नहीं आता तो मैंने बताया 1 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 और बराबर में हो जाएगा 0। तो हमारे पास निकल गया एक x प्लस x माइनस 1 और एक में आ गया x प्लस 2 बराबर में 0। अब क्या करना है, या तो x माइनस 1 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो हम यहाँ देखते हैं x बराबर 1 को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा और x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। इस तरह से इस द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल के आते हैं, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। तो हम देखते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। तो इस तरह से द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल किया जाता है। तो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं मात्र 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हम वास्तविक रूप में देखें तो यहाँ मात्र 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में आते हैं। कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आता है
एक समीकरण दिया गया है, उस समीकरण की ये जांच करके बतानी है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना था कि समीकरण को आगे हल करके देखते हैं। हल करने पर वो समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में आता है, तो वो एक द्विघात समीकरण है। और यदि वो समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं आता है, तो वह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो और दूसरा जो क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर का, वो है द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना। तो इसके लिए 2 क्वेश्चन समझाए हैं, आगे ज़रूर करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। यदि ये टॉपिक समझ में नहीं आता है या किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी आती है, तो वो कमेंट्स करते रहें, जिससे आपको हम बताते रहेंगे कि समस्याएं हमारी इस समस्या आई है गुरुजी, ये हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। कमेंट्स के माध्यम से हमें आपकी समस्याएं देते रहें, हम आपकी समस्याएं सुलझा से रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगा, वो एक्सरसाइज आएगा आपका एक्सरसाइज 3.4। जब एक्सरसाइज 3.4 जब पढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज 3.4 में मैंने आपको बताया वही सवाल करेंगे हम, द्विघात समीकरण। लेकिन उस द्विघात समीकरण को नेक्स्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि जब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 में भी हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। लेकिन द्विघात समीकरणों का हल इसमें भी पढ़ना है आपको, लेकिन इस हल निकालने के लिए आपको 2 विधि पढ़ानी पड़ेंगी। पहली विधि होगी हमारी पूर्ण वर्ग विधि, और दूसरी विधि होगी हमारी श्रीधर आचार्य विधि या द्विघाती सूत्र विधि। तो हम कल चर्चा करेंगे आपसे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर द्विघात समीकरणों के हल करना पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि से।